Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, आवाज आ रहा है क्लियरली? हाँ सर। और ये स्क्रीन पे मैंने जो शेयर किया है ये दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर। ओके, तो चैप्टर नंबर Yes, sir, 6 हमारा clear उसी आ में रहा है। चल रहा था, डायरेक्टिंग में हमने देखा था डायरेक्टिंग का मीनिंग कि डायरेक्टिंग मीन्स हम अपने एम्प्लॉयज को और अपने वर्कर्स को हम गाइडेंस देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनके कंफ्यूजन्स को सॉल्व करते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखा था कि डायरेक्टिंग में इंक्लूड होती है। फिर हम आगे डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, उसमें हमने सुपरविजन डिस्कस किया था। सुपरविजन का मतलब होता है कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करना कि हमारे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन करना, उसको बोला जाता है सुपरविजन। तो सुपरविजन के फंक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे और उसमें ये भी टॉपिक आ गया था कि सुपरवाइजर इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ वर्कर। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, सुपरविजन वाला पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस हो गया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा शुरू किया था मोटिवेशन। मोटिवेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि मोटिवेशन हम किसको बोलते हैं कि एक तरीके की इंटरनल फीलिंग होती है, एक इंस्पिरेशन होता है। किसी पर्सन के अंदर कैपेबिलिटी तो है, लेकिन उस पर्सन को एक्टिविटी करने के लिए, उस पर्सन को काम करने के लिए हम रेडी करते हैं, उसको अंदर से इंस्पायर करते हैं, उसके अंदर विलिंगनेस क्रिएट किया जाता है कि भाई तुझे ये एक्टिविटी करनी है, तुम इसमें कैपेबल हो, उसको विश्वास दिलाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन हमने डिस्कस किया था और इसमें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तक पहुंच गए थे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे पर खत्म नहीं हुए थे मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें कुछ जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला हमने देखा था मोटिवेशन क्या है, इंटरनल इंस्पिरेशन है। मतलब कोई भी पर्सन है उसको हम बाहर से जो है मोटिवेट नहीं कर सकते, उसकी इंटरनल फीलिंग को हमें, विलिंगनेस को क्रिएट करना होगा। फिर साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मैंने बताया था पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। किसी पर्सन को हम बहुत तारीफें करते हैं तो वो मोटिवेट होता है, किसी पर्सन को हम चैलेंज देते हैं तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करके और जो है मोटिवेट होता है, किसी पर्सन को डराया धमकाया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो पर्सन टू पर्सन मोटिवेशन जो है डिफरेंट मेथड होता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, और एक बार अगर पर्सन मोटिवेट हो गया, हमारा वर्कर अगर मोटिवेट हो गया तो फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ने लगती है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक बिजनेस चलता रहेगा, जब तक पर्सन जिंदा रहेगा, तब तक वो किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए हमेशा मोटिवेट होता ही रहेगा। फिर हमने देखा था रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास, हमारे बिजनेस में से जितने नंबर ऑफ वर्कर जॉब छोड़ के चले जाते हैं, उनका जो रेशियो होता है उस रेशियो को बोला जाता है लेबर टर्नओवर। ये लेबर टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उतना बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बार बार अगर वर्कर जॉब छोड़ के जाएंगे तो बार बार न्यू अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा और न्यू अपॉइंटमेंट में हमको उसको काम सिखाना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी भी शुरुआत में कम होगी। तो रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो हमारा जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। फिर हमने देखा था अचीवमेंट ऑफ गोल्स। मोटिवेट हो गया एक बार पर्सन तो वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बार बार ट्राई करता रहेगा, गोल अचीव करने में इजी पड़ेगा उसको। वाइडर स्कोप कैसे है कि मोटिवेशन का खाली ये मतलब नहीं है कि हमने एक बार पर्सन को थोड़ी तारीफें कर दी, थोड़ा उसको बता दिया हाँ तुम कर सकते हो और मोटिवेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे मोटिवेशन इंक्लूड द डिफरेंट टर्म्स लाइक नीड। सबसे पहले इंसान को बताया जाता है कि तुमको इस चीज की जरूरत है, अपनी जरूरत को पूरा करो। मोटिव, उसको एक टारगेट दिया जाता है। डिजायर, उसकी क्या जरूरतें हैं। इमोशन, एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एक फीलिंग की कदर होनी चाहिए। एम, पर्पस क्या है। चॉइस, उसकी पसंद नापसंद क्या है, वेराइटीज उसको बताई जाती है। विल पावर, उसका जो अंदर की फीलिंग है, इंटरनल विलिंगनेस है,
उसको जो है बढ़ाया जाता है। ईगरनेस, कुछ नया सीखना है, कुछ नए चीज के बारे में नॉलेज लेना है, इसको बोलते हैं ईगरनेस, उसको उत्सुकता बढ़ाई जाती है उसमें। एंड टेम्पटेशन एटसेट्रा, टेम्पटेशन में हम बोल सकते हैं उसका जील और करेज, उसकी एक सोच को बदला जाता है उसमें। तो मोटिवेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। देन अडॉप्टिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी अगर बिजनेस में हम कोई नया मेथड ला रहे हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो जल्दी से वर्कर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसको मोटिवेट किया जाए, उसको ये बताया जाए कि ये टेक्नोलॉजी या ये पॉलिसी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तुमको इसमें ये फायदे मिलेंगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, तुम्हारी गलतियां नहीं होगी, तो हो सकता है कि वर्कर उसको इजीली एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए भी क्या जरूरी है? मोटिवेशन। देन टूल टू गेट कॉपरेशन, अब कॉपरेशन सबसे ज्यादा बिजनेस एंटरप्राइज में जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि जब तक हमारे डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, तब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो सकेगा। सो मोटिवेशन से क्या होता है, सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। मोटिवेशन गिव्स जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉइज, एज अ रिजल्ट दे कोऑपरेट टू देयर हायर अथॉरिटीज। और जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उनके मन में ये बात आ जाती है कि ये काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वो सामने से अपने मैनेजर्स को और अपने सुपीरियर्स को जो है कोऑपरेट करते हैं। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन कैसा है? मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिविटी में ही होता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था, कोई पर्सन अगर नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो वो जो है डिप्रेशन में फिर चला जाता है। सो मोटिवेशन हमेशा क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। मोटिवेशन encourage positive attitude of the employee. When the problems of the workers are solved, they experience a feeling of respect for staffing as well as organization. जैसे हमने मोटिवेशन करने के लिए किसी को अवार्ड दिया, किसी को रिस्पेक्ट दिया, सबके सामने उसको कोई हाई पोजीशन प्रोवाइड किया, तो उससे क्या होगा कि जितने बाकी के वर्कर हैं वो भी मोटिवेट होंगे, और साथ साथ में जिसको हमने सम्मान दिया है उसके मन में भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। फिर 11th नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, दूसरा जो अपन बोले कंट्रोलिंग है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, उसी तरीके से मोटिवेशन भी क्या है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। अब इस मोटिवेशन के बारे में एक जो है ऑथर हुए हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने एक साइकोलॉजिस्ट है काफी फेमस, इन्होंने मोटिवेशन पे अपनी एक बहुत फेमस थियरी लिखी है। ये थियरी आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 मार्क्स में पूछी जाती है और ये बहुत इजी टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से याद करना और इस ट्रायंगल को बहुत अच्छे से याद रखना। एग्जाम में जब पूछा जाए तो ये ट्रायंगल भी जरूर बनाना और साथ साथ में ये डिटेल्स भी जरूर लिखना। अगर आप बहुत ज्यादा नसीब वाले हुए तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हिरार्ची नीड्स आपको पूछा जा सकता है। तो इसको बोला जाता है हिरार्ची नीड्स बाय मैस्लो, क्योंकि अब्राहम मैस्लो ने ये थियरी दी है। Man's needs are varied. These needs are decided on the basis of his mental status. He is motivated if these needs are satisfied. Many psychologists and management experts have made studied and formulated principles to arrange the needs in a proper order. इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बोला है किसी भी पर्सन को अगर मोटिवेट करना है, अगर उसको मोटिवेशन देना है, तो उसको उसकी जरूरतों का एहसास दिलाओ। इनका ऐसा मानना है कि कोई भी पर्सन मोटिवेट कब होता है? जब उसको जरूरत महसूस होती है, उसको नीड की फीलिंग होती है। जब तक इंसान को भूख नहीं लगेगी तब तक वो खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। तो जो भी इंसान है उसको उसकी जरूरतों का एहसास दिलाना जरूरी है। और ये नीड्स कैसी होती है? ये नीड्स पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, डिसाइडेड बाय मेंटल स्टेटस। जो इंसान जिस तरीके की सोच रखता है उसकी नीड्स भी उस तरीके की होती है। अगर कोई पर्सन है जो बिल्कुल सिंपल लिविंग में बिलीव करता है, बिल्कुल सादा जीवन जीता है, किसी तरीके का कोई फैशन नहीं, जैसे सादे कपड़े मिले वैसे पहन लिए, तो उसकी जरूरतें बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होगी, बहुत कम जरूरतें होगी। लेकिन उसी जगह अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है, हर चीज में उसको ऐसा कि भाई सबके सामने मैं ही सबसे अच्छा दिखूं, मेरे ही कपड़े सबसे अच्छे हों, सबसे महंगे हों, तो उसकी जरूरतें जो है कुछ अलग होगी।
तो ये डिपेंड करता है मेंटल स्टेटस पे कि किस इंसान की किस तरीके की सोच है। सो द ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो had presented hierarchy of needs in his article Principle of Human Motivation in 1943. 1943 में इन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसमें इन्होंने हायरार्की नीड्स के बारे में समझाया। Such 5 needs are arranged as per their priority. अब उन्होंने 5 जरूरतों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है किसी भी पर्सन के लिए। ये 5 जरूरतें कौन सी हैं? सबसे पहली जरूरत आती है फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स। देखो ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स। प्राइमरी हम किसको बोलते हैं? जो हमारी फर्स्ट नीड होती है। फर्स्ट नीड हम किसको बोल सकते हैं? जैसे इंसान को सबसे पहले कौन सी जरूरत होती है? इंसान को सबसे पहले जरूरत होती है खाने की। उसको भूख लगती है, उसको खाना चाहिए। प्यास लगती है, पानी चाहिए। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, उसके लिए उसको कपड़े चाहिए पहनने के लिए, और रहने के लिए उसको मकान चाहिए। ये उसकी प्राइमरी नीड्स है, फर्स्ट नीड्स है। जब तक ये प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं हो पाती, रोटी, कपड़ा और मकान, तब तक वो किसी दूसरी चीज के बारे में सोच नहीं सकता है। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स और प्राइमरी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। Basic needs includes food, water, clothing, shelter, etc. Food is the basic need to sustain the body. A hungry person gives importance to food. It means that he does not give importance to other needs till his basic needs of food, clothing and shelter are not satisfied. जब तक किसी पर्सन की ये सबसे पहली जरूरतें, खाना, रहना और कपड़े पहनना, ये 3 सबसे पहली जरूरतें, फर्स्ट नीड्स अगर उसकी फुलफिल नहीं होती है, तो वो पर्सन किसी दूसरी नीड के बारे में सोच नहीं सकेगा। जब ये फर्स्ट नीड्स, प्राइमरी नीड्स उसकी सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर वो पहुंचता है सेकंड नीड पे। सेकंड नीड है सेफ्टी नीड्स। अब उसको थोड़ी सुरक्षा चाहिए, थोड़ी सेफ्टी चाहिए। किस चीज की सेफ्टी चाहिए? आफ्टर द फिजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, द नेक्स्ट नीड इन हायरार्की इज सेफ्टी। इट इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी उसके शरीर की सुरक्षा, जॉब सेफ्टी, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहां पे उसकी जॉब सेफ रहे, जल्द कोई उसको अचानक से निकाल ना दे। सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। रिस्क होते हैं जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, कभी चोरी हो गई, कोई जो है लुटेरे आ गए, कभी दंगे फसाद हो गए, कोई स्ट्राइक्स हो गए, ये है रिस्क, इनके अगेंस्ट में सेफ्टी। देन रेगुलरिटी ऑफ वेजेस, और जहां पे वो काम कर रहा है उसको वहां रेगुलरली हर महीने सैलरी मिलती रहे। ये सब सेफ्टी नीड्स होती हैं जो पर्सन की सेकंड नीड है। पहली नीड क्या है? खाना, रहना और कपड़े पहनना, और दूसरी नीड आती है इन सब चीजों की सेफ्टी। Therefore, man takes the measure like takes the insurance. अपने मकान का वो इंश्योरेंस करवाता है, अपने व्हीकल का एक्सीडेंट पॉलिसी लेता है, इंश्योरेंस करवाता है, खुद को कोई बीमारी ना हो जाए मेडिकल इंश्योरेंस लिया जाता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है अपने पीछे के जो है नॉमिनीज उनके लिए। तो इन सब रिस्क के लिए वो क्या करता है? इंश्योरेंस लेता है। ओपन्स द सेविंग अकाउंट आइदर इन बैंक और पोस्ट ऑफिस। अपने जो पैसे उसके बच रहे हैं हर महीने उनको जमा करवाने के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करवाएगा। सच अ सेफ्टी इज नेसेसरी फॉर मेंटल पीस। एक बार उसको ये रियलाइज हो जाता है कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल सिक्योर हूँ, तो वो बिल्कुल शांति से अपनी जिंदगी जी सकता है। और जब ये पहली और दूसरी, फर्स्ट और सेकंड नीड उसकी कंप्लीट हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर वो आगे बढ़ता है अपनी थर्ड नीड पे, और थर्ड नीड आती है सोशल नीड। सोशल नीड अपन किसको बोल सकते हैं? कि भाई जो भी इंसान है वो समाज से अलग तो नहीं रहता है, हर कोई अपने समाज में इज्जत चाहता है, मान सम्मान चाहता है, तो सोसाइटी में उसकी क्या पोजीशन है, उसको क्या रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको बोला जाता है सोशल नीड। When the need for security is satisfied, the next in hierarchy is the social need. It includes affection and love. Man is social animal. Affection and love मतलब जहाँ पे वो रह रहा है अपने परिवार में, परिवार के मेंबर से उसको प्यार मिलना चाहिए, साथ सम्मान मिलना चाहिए। Man is a social animal. He always wants love and affection from his family, relatives and society at large. Such needs include feeling of getting love and respect from the family members, friends, relatives as well as by his colleagues. Colleagues का मतलब होता है जो हमारे साथ नौकरी कर रहे हैं, हमारे साथ जो जॉब कर रहे हैं, सेम पोजीशन वाले। At work place and by others in
सोसाइटी। सोशल नीड्स में क्या आ जाएगा? सोशल नीड्स में आ जाएगा प्यार और सम्मान। लेकिन कहाँ कहाँ से मिलना चाहिए? सबसे पहले उसके खुद के फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली मेंबर, इन सब से मिलेगा तो फिर वो आगे सोचेगा कि भाई मुझे समाज में भी कोई इज्जत का स्थान जो है मिलना चाहिए। तो ये थी सोशल नीड। सोशल नीड के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है एस्टीम एंड स्टेटस नीड। Above 1 to 3 needs are low class needs. Esteem and status needs are also known as position need or high class need. अब देखो एस्टीम नीड और स्टेटस नीड कौन से लोगों को होती है? जो हाई क्लास लोग होते हैं, जो अपनी पोजीशन को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, जिनके मन में हमेशा ये होता है कि मेरी रेप्यूटेशन, मेरी पोजीशन पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए, वो होते हैं एस्टीम एंड स्टेटस नीड वाले लोग। इट इंक्रीजेस the longing to have one's self-appraisal, the respect from colleagues or officers and increase in reputation, his desire to get it increased. पहली जो 3 नीड्स हैं, प्राइमरी नीड, सेफ्टी नीड और सोशल नीड, ये तो 90% लोगों को होती ही है। लेकिन जो एस्टीम और स्टेटस नीड आई है, ये थोड़े कम लोगों के अंदर होती है, जिनको ऐसा लगता है। नहीं तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, हाँ उसने बोला तो बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूं ना, मुझे क्या। लेकिन जो एस्टीम नीड्स वाले और स्टेटस नीड्स वाले लोग होते हैं, वो अपनी रेप्यूटेशन के बारे में कुछ भी सोचना या सुनना नहीं पसंद करते हैं। उनकी रेप्यूटेशन के बारे में कोई कुछ बोले, उनकी जो पोजीशन है, उन्होंने अपनी फील्ड में एक जो अपनी जगह बनाई है, उसके लिए कोई अगर कुछ बोल दे, कोई उनको चैलेंज कर दे, ये चीज उनको पसंद नहीं आती है। तो इसको पोजीशन नीड भी बोला जाता है और हाई क्लास नीड भी इसको बोला जाता है। फिर लास्ट 5th नंबर नीड आती है सबसे लास्ट में, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब खुद को पहचानो। हर किसी पर्सन में कोई ना कोई टैलेंट होता है, जब तक वो अपने उस टैलेंट को पहचानता नहीं है, रियलाइज नहीं करता है और उस टैलेंट में बहुत आगे नहीं बढ़ता है, तब तक उसको ये नीड जो है कभी रियलाइज नहीं हो सकती। जैसे क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सभी क्रिकेटर जो है इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो जो सेलेक्ट हो गए वो हमेशा ये चाहेंगे कि हमारा जो नाम है वो नाम ऐसा का ऐसा बना रहे, हमारी पोजीशन कहीं कोई दूसरा ना ले ले। तो जैसे हमको एग्जांपल दिया है जाकिर हुसैन इन प्लेइंग तबला, मतलब खुद की ही फील्ड में वो रहेंगे, दूसरे की फील्ड से हमको कुछ लेना देना नहीं है। शिव कुमार शर्मा इन प्लेइंग संतूर, सचिन तेंदुलकर इन अ फील्ड ऑफ क्रिकेट, अमिताभ बच्चन इन अ फील्ड ऑफ एक्टिंग, लता मंगेशकर इन अ फील्ड ऑफ वोकल म्यूजिक एटसेट्रा। तो सेल्फ एस्टीम नीड मतलब अपने खुद के टैलेंट को इतना आगे बढ़ाना और ऐसी टॉप पोजीशन पे उसको पहुंचाना कि हमारे मन में पक्का विश्वास ही आ जाए कि हमारी जो जगह हमने बनाई है वो जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। और ऐसा होता भी है। कितने भी दूसरे एक्टर्स हैं, लेकिन जो अमिताभ बच्चन की बात है वो अमिताभ की ही है। तो ये होती है सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये 5 नीड्स हमने डिस्कस करी। कौन सा टॉपिक था हमारा? हिरार्ची नीड्स। हिरार्ची नीड्स किसने दिया है, किसने प्रेजेंट किया है? अब्राहम मैस्लो। और उसने कौन कौन सी नीड्स के बारे में बताया है? सबसे पहले प्राइमरी नीड्स, उसमें आएगा रोटी कपड़ा मकान। दूसरा सेफ्टी नीड्स, उसमें उसकी जितनी भी सेफ्टी है, फिजिकल सेफ्टी, जॉब सेफ्टी, फिर जो उसके सेविंग्स हैं उसकी सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट द रिस्क, सेफ्टी ऑफ रेगुलर वेजेस। फिर आएगा सोशल नीड्स, उसको अपने परिवार में, समाज में, सब जगह सम्मान मिलना चाहिए। फिर आएगा एस्टीम एंड स्टेटस नीड, ये हाई क्लास नीड है, पोजीशन, हाई पोजीशन नीड है। और लास्ट में आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद के टैलेंट को इतना आगे तक बढ़ा देना या इस पोजीशन पे पहुंचा देना कि दूसरा कोई उस जगह को कभी ले नहीं सकेगा, उसको बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये हमारा टॉपिक था हिरार्की नीड्स वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन और किस तरीके से होता है। तो मोटिवेशन कई बार अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को हम पैसे देकर के भी करवाते हैं और कभी बिना पैसे के कोई दूसरी फैसिलिटी देके भी उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब होता है कि हम जो सैलरी हमारे एम्प्लॉय को दे रहे हैं, उस सैलरी के अलावा उसको ऊपर से भी कुछ फायदा दें, उसको सैलरी के अलावा भी कोई प्रॉफिट मिले, कुछ और भी इनकम एक्स्ट्रा कुछ मिले, उसको बोला जाता है इंसेंटिव्स। बिजनेस इंस्पायर देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड, their efficiency continuously, such inspiration is called incentives। बिजनेस क्या करता है? अपने वर्कर्स को इंस्पायर करता है, अपने एम्प्लॉयज को
मोटिवेट करता है, उनकी पसंद नापसंद को काम के साथ जोड़ता है। कैसे? बाय इंस्पिरेशन ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि उनकी जो फिक्स सैलरी है उसके अलावा उनको कोई एक्स्ट्रा इनकम दी जाती है या उनको अलग से कोई मान सम्मान दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव मीन्स विच इंसाइट और हैज अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन। इंसेंटिव उसको बोला जाता है जो सामने वाले पर्सन को एकदम से कोई एक्टिविटी करने के लिए रेडी कर देता है। Incentives increase workers' enthusiasm. Such incentives are helpful to employees to achieve their objectives. There are two types of incentives. अब देखो दो टाइप के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होते हैं वो पैसे से रिलेटेड होते हैं, इसमें एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा ऊपर का पैसा दिया जाता है अलग से। और नॉन फाइनेंशियल में सैलरी के अलावा उसको फैसिलिटीज दी जाती है, पैसा नहीं, सीधी फैसिलिटीज दी जाती है। तो इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर बूम फॉर स्किल्ड एंड प्रोफिशिएंट एम्प्लॉइज और वर्कर्स। Since financial incentives boost their enthusiasm, courage, self-confidence, and efficiency, it gives financial security to the employee and raises his social status. Owners having progressive and professional attitude of the unit provide one of the following financial incentives to their employees. अब ये कौन-कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं? सबसे पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग। कई बार क्या होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, बहुत उसमें स्किल है, बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय है, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो फटाक से कोई सजेशन देके उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है और हमको बता देता है। तो कंपनी हमेशा ये सोचती है कि भाई ऐसे वर्कर को, ऐसे एम्प्लॉय को हमको रखना ही रखना है, ये हमारे पास से चला नहीं जाए, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है और उसको कई बार प्रॉफिट में से भी शेयर दिया जाता है। So surplus profit of the business is the result of the joint efforts of the workers and owners. So workers get a definite proportion of profit in a form of money other than their salary. It is called profit sharing. आप लोगों को याद होगा अकाउंट्स में अपन ने बहुत बार ये चीज लिखी है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। उसमें क्या होता था कि कंपनी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मान लो जितना कंपनी ने सोचा उससे भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तो कंपनी सोचती है कि भाई ये सब एफर्ट्स एम्प्लॉइज के भी हैं इसमें, तो वो कुछ प्रॉफिट का पार्ट जो है अपने एम्प्लॉइज के लिए रखती है, अपने वर्कर्स के लिए रखती है। लेकिन वो कब देती है? जब वो रिटायर होते हैं या जब वो जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं या फिर साल में एक बार उनको दिया जाता है। सो सरप्लस प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कंपनी ऐसा सोचे कि भाई ये मुझे अपने एम्प्लॉइज को भी देना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें एक जो है डिफाइनेड प्रोपोर्शन होता है, मतलब कुछ जैसे 10% हो गया, 5% हो गया प्रॉफिट का, एक परसेंटेज जो है डिसाइडेड होता है जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा ऊपर से अलग से कंपनी की तरफ से दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। फिर आता है को पार्टनरशिप। व्हेन एम्प्लॉइज और वर्कर्स आर टेकन एज अ पार्टनर्स इन ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज नोन एज को पार्टनरशिप। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को या अपने वर्कर को अपना पार्टनर भी बना लेती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर वर्कर बहुत ज्यादा स्किलफुल है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, उसको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, कंपनी का फायदा ही फायदा करवा रहा है, तो कंपनी कई बार जो है उसको, जो पार्टनर्स हैं वो उसको अपना पार्टनर भी बना लेते हैं। सो as these employees or workers are taken as a co-partner, it becomes easy for owner to increase production and to maintain industrial peace। और इससे क्या होता है कि कंपनी को एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है जिससे कंपनी को और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, साथ साथ में उस एम्प्लॉय का भी फायदा हो गया, उसको भी पार्टनरशिप बिजनेस में मिल गया, मतलब उसकी भी पोजीशन जो है वो हाई हो गई। फिर आता है प्रमोशन। The process of placing the staff in a higher and beneficial position is known as promotion। promotion हम जानते हैं कि अगर मान लो कोई क्लर्क है, उसको अगर हेड क्लर्क बना दिया, उसको अगर मैनेजर बना दिया, तो ये प्रमोशन हुआ। तो जब अपन उसको हाई पोजीशन देंगे तो दिखती सी बात है उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी में भी इंक्रीमेंट उसका आएगा, मतलब उसको हमने पैसा एक्स्ट्रा दिया, अलग से फायदा दिया पैसे में, तो इसको बोलते हैं प्रमोशन। Hence there is an increase in authority, responsibility, duties and salary।
the efficiency of the staff increase and its morale is boosted. इसकी वजह से एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ती है और वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं। फिर आता है बोनस। Profit is the contribution of the worker also. Therefore, as per the law, certain % of profit is given as bonus to the employees at the end of the year. जब भी साल खत्म होने वाला होता है तो साल में एक बार अपने जितने भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी के अलावा अलग से पैसे दिए जाते हैं एज अ बोनस। क्यों दिया जाता है? क्योंकि कंपनी ऐसा मानती है कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ या कंपनी जितना भी आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं वर्कर्स और एम्प्लॉयज के एफर्ट्स की वजह से आगे बढ़ रही है। तो पूरे एक साल में एक बार एम्प्लॉयज को वर्कर्स को जो है कुछ परसेंटेज जो है एज अ बोनस प्रोवाइड किया जाता है। फिर कमीशन। Business owners, in order to increase sales, decide sales target for the employees who are related with sales, and in reference of these targets, different commission rates are decided. Employees related to sales are paid financial incentives as per their achievement in sales as a part of encouragement is called commission. सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि ये कमीशन वाला जो काम आता है ये किसमें? इंश्योरेंस लाइन में, बैंकिंग लाइन में। भाई क्रेडिट कार्ड आप बनवा लो, अकाउंट ओपन करवा लो, तो जिसके थ्रू हम करवाते हैं उस पर्सन को जो है इसमें कमीशन अलग से मिलता है। तो कमीशन हम किसको बोलेंगे कि भाई सैलरी के अलावा कुछ परसेंटेज अलग से जो है अपने एम्प्लॉय को हमने दिया है। जैसे सेल्स बढ़ाने के लिए उसकी फिक्स सैलरी, किसी वर्कर की 5,000 हमने फिक्स सैलरी तो रखी है, लेकिन साथ साथ में उसको बता दिया कि भाई तू जितने रुपए का प्रोडक्ट सेल करेगा उतने रुपए में से 5%, 10% जो है तुझे एज अ कमीशन मिलेगा। तो ज्यादा कमाने की लालच में वो और ज्यादा मोटिवेट होगा और हमारा सेल्स जो है बढ़ता जाएगा। फिर आता है प्राइजेस। इन रिगार्ड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ style of working, employees or workers are honored for their services in a form of cash prize, certificate and medal by the business owner. Such prizes are given in annual meeting, get together, or by arranging a special program by the business unit. Such recognitions in public boost encouragement, zeal and efficiency of the workers. अब क्या होता है कि कोई बहुत स्किलफुल एम्प्लॉय है और बहुत मेहनत करता है, पूरा साल उसके जो है हम देख रहे हैं कि उसने बहुत अच्छे से काम किया है, तो उसको जो है हर साल में एक बार जो है उसके काम के लिए इनाम भी दिए जाते हैं। और कई बार इस तरीके के प्राइजेस जो है लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए भी दिए जाते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो अगर मान लो 10 साल से हमारे ही कंपनी में काम कर रहा है, कहीं दूसरी जगह नहीं गया है और 10 साल में उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, तो उसको लॉन्ग टर्म प्राइस भी दिए जाते हैं। उसका फिर अलग से उसको प्रॉफिट दिया जाता है सैलरी में और जो है ज्यादा इंक्रीमेंट मिलता है, कैश प्राइस उसको दिया जाता है। तो इस तरीके के प्राइजेस से क्या होता है, एम्प्लॉय और ज्यादा मोटिवेट होता है और स्टेबल भी रहता है, हमारे पास ही रहेगा। और दूसरे एम्प्लॉयज को भी ये चीज सीखने को मिलती है कि इस कंपनी में अगर हम लॉन्ग टर्म पीरियड तक हैं तो हमको यहाँ पे कुछ फायदा और भी मिलेगा। फिर आता है सजेशंस एंड एडवाइसेस। Workers are constantly engaged in production. They may give suggestions and advice to the management to improve the production process and make it more efficient. The workers are paid monetary incentives for those suggestions and instructions that helps in reducing cost of production. जो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनमें जब भी वो लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जितना हो सके कम से कम होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जितना कम होगा उतना उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। तो कॉस्ट जितना कम होगा और सेल प्राइस जितना ज्यादा होगा, ये बीच का डिफरेंस जो है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट उतना ज्यादा कंपनी को मिलेगा। तो कॉस्ट कब कम हो सकेगा, जब काम करने वाले वर्कर इस तरीके से काम करें कि उसका वेस्टेज और उसका जो खर्चा है वो कम से कम हो। अब कोई एम्प्लॉय होता है वो अपने आइडिया से और अपने दिमाग से ऐसे मेथड यूज करता है कि भाई जितना कंपनी ने उसको रॉ मटेरियल दिया है उसमें से वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट बना लेता है, और उसी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय है वो बिल्कुल कम से कम प्रोडक्ट बना पाता है। तो ऐसे सजेशंस जो सभी के लिए यूजफुल हो कंपनी उससे ले सकती है।
उस वर्कर के पास से ऐसा मेथड जो है सभी वर्कर्स को सिखाया जा सकता है और इसकी वजह से क्या होगा, सारे वर्कर अच्छे मेथड से काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो बदले में वर्कर को भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, ऐसे वर्कर्स को उनके सजेशन के लिए और उनके मेथड्स के लिए जो है अलग से पैसा देती है। तो इसको भी अपन बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देखे अभी अभी। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या, ऐसे इंसेंटिव जिसमें अपने वर्कर को या अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा ऊपर से अलग से पैसा दिया जाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अच्छा, कोई डाउट है किसी को? कौन पूछ रहा है? कमीशन एक बार वापस समझाना। कमीशन में जैसे अपना कोई एम्प्लॉय है, उसकी अपन ने फिक्स सैलरी रखी है 5,000, लेकिन साथ साथ में उसको हमने, अब मेरी बात सुन लो साहब बिल्कुल चुप करके, उसको हमने ये भी बता दिया कि भाई तू जितने प्रोडक्ट सेल करेगा उतना पर प्रोडक्ट पे तुझे कमीशन मिलेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेगा और सेल्स हमारा बढ़ेगा और बदले में हम उसको थोड़ा थोड़ा कमीशन उस सैलरी पे देते रहेंगे। सर और बोलो, कौन पूछ रहा है? यस सर। आ गया समझ में? सर सेकंड पॉइंट को पार्टनर। कौन हाँ पूछ सर, कौन second रहा है? सुमित को पार्टनरशिप। जाला पार्थ अपना वीडियो ऑन करो, मैंने तो बहुत दिनों से तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी है। सब लोग वीडियो ऑन करके रखो, मैंने रोज बोलना पड़ता है वीडियो ऑन करके रखो, समझ में नहीं आता है क्या? वीडियो ऑन करो, जितने जने बैठे हो सब वीडियो ऑन करो। और ये जो बुक की फोटो दिखाए हो ना, ये बुक मेरे पास भी है, अपनी खुद की शक्ल दिखाओ। बात तो नहीं खुद की शक्ल दिखाओ, बुक क्या दिखा रहे हो? बुक तो मेरे पास भी है, मुझे भी दिखती है बुक तो। काफी सुमित साहू, हिमांशु, राज कटारिया, फालतू बातें नहीं चाहिए। राज कटारिया, अंकेश, अंकेश, वीडियो ऑन रखो। हाँ सर, सीधे बैठो, कर रहा हूँ। सीधे बैठो, सीधे बैठो। इधर मैं लोरी गा रहा हूँ, आराम से सो रहे हैं, कान में ईयरपिन लगा के मस्त। सर ओसी में लोरी गा रहे हैं, अपन को सो जाने का, मस्त नींद लेने की। हंस रहे हैं, फिर ऊपर से हंसी आ रही है। माधवी शाह, मैंने बोला बुक मेरे पास भी है, मुझे बुक मत दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ। घर में रह के इतने ज्यादा गोरे हो गए हैं कि वीडियो पे अपनी शक्ल दिखाने में शर्म आ रही है। तरुण शर्मा, तरुण शर्मा, सब लोग है ना खुद की शक्ल दिखाते रहा करो, मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आता है, तुम दिखते नहीं हो तो शक्ल दिखनी चाहिए सबकी। भाई जाला पार्थ को तो बहुत शर्म आ रही है। पार्थ क्या हुआ तेरे को, बहुत शर्म आ रही है शक्ल दिखाने में पार्थ को?
प्रिया गौर, प्रिया गौर, करण अर्जुन दोनों ओके, एक ही है, दूसरा कहाँ है? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया गौर, पार्थ जाला, जाला पार्थ, प्रिया मैंने बोला था खुद की शक्ल दिखाओ, बुक की शक्ल नहीं देखने के लिए बोला मैंने, मेरे पास भी है बुक। जाला पार्थ, जाला पार्थ को तो अभी तक शर्म आ रही है, प्रिया ने भी शक्ल दिखा दी पर इसको शर्म आ रही है अभी भी। मैं